Welcome to all friends. My name is Sasibhushan Kumar and today I am going to describe about microorganism friend and foe. So friends, let's start this chapter. So this is the content of this chapter. फर्स्ट कंटेंट इज माइक्रोऑर्गेनिज्म। व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं। फिर देखेंगे हम लोग दोस्तों वेयर आर माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ होते हैं। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे यूजेज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनका क्या यूज होता है। फिर हम देखेंगे वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन देने से क्या होता है और वैक्सीन कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं। और फिर देखेंगे हम डिजीज को, बीमारी क्या होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बीमारी कैसे होती है ये जानेंगे। फिर हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। दोस्तों सभी जानते हैं कि फूड जो है हमारे दैनिक जीवन के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है। फूड फूड लेने से हम जो हमको क्या होता है एनर्जी मिलता है, एटीपी के रूप में मिलता है, एनर्जी मिलता है जिससे कि हम चल पाते हैं, घूम पाते हैं या जी पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या फूड भी जिससे हमें एनर्जी मिलता है क्या वो भी पॉइजन हो सकता है। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि क्या फूड पॉइजनिंग कैसे होता है। फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। डू यू थिंक यू कैन सी ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आप सभी ऑर्गेनिज्म जो है इन्वायरमेंट में देख सकते हैं। तो मैं बोलूँगा दोस्तों नो, यू कैन नॉट, यानी आप नहीं देख सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। However, there are many living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms और microbes। दोस्तों जहाँ की आप देख सकते, जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे चारों तरफ हैं, जिसको कि हम आपको नॉर्मली समानता नहीं देख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। दैट इज ऑर्गेनिज्म दैट आर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। दोस्तों वो ऑर्गेनिज्म जो कि जो हमें दिखाई दे, माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखाई देते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डिजर्ट टू मार्सी लैंड। सो दोस्तों हम इसमें मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो चारों तरफ होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैले हुए हैं। यहाँ की ये जो सीजन जो होता है, आइस मतलब विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, और आपको फिर रेनी सीजन हो गया, एवरी सीजन में सभी जगह रहते हैं। इवन ये जो है डिजर्ट जो होता है, डिजर्ट में रेत में भी रहते हैं और मर्सी लैंड में भी रहते हैं, जहाँ दलदल क्षेत्र है वहाँ भी रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट एवरीवेयर, मतलब कि ऐसा ये हो सकता है दोस्तों कि ये चारों तरफ रह रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में देना चाहता हूँ, डोर पे या आपके घर के दरवाजे पे भी रहते हैं, टैप पर भी रहते हैं, जहाँ जो आप नल यूज करते हैं उसके टैप पे भी रहते हैं दोस्तों, किचन में रहते हैं, बाथरूम में रहते हैं, इवन ऑन योर पेन, यहाँ तक कि आप जिस पेन का यूज कर रहे हैं उस पेन पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि होता है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में भी जो होता है, ह्यूमन बॉडी में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे अंदर आकर अपना म्यूटेशन करते हैं और हमारे जो है इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप देखना चाहते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप जाइए, आप किसी कुएं, पुराने कुएं जो होंगे, कुएं या फिर तालाब, तालाब से पानी लेके आइए। ठीक है, थोड़ा सा पानी लेके आइए और उसको या तो सफ़ेद फर्श पे रखिए या फिर बेहतर ये होगा कि आप किसी कांच पे रखिए और उसके बाद में आप मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इस पानी में पहले हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो अभी जो है एक छोटे छोटे जीव दिखाई दे रहे हैं माइक्रोस्कोप से देखने पे। जो कि जीव ऐसे ऐसे आपको दिख रहे हैं, यही है दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखते हैं इनके टाइप कितने होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोस्तों ये जो होते हैं ये बैक्टीरिया, इनके 5 प्रकार के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन होते हैं? ये देखिए, बैक्टीरिया होते हैं, फंगी होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, अलगेई होते हैं और वायरस होते हैं दोस्तों। तो ये 5 प्रकार जो होते हैं, अब हम जानेंगे बारी बारी से कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। बैक्टीरिया जो होता है क्या होता है? बैक्टीरिया को किसने बताया था? तो सबसे पहले जो है पहला पॉइंट जो है दोस्तों ये है सिंगल सेल और यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया में भी सिंगल सेल और यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं कि सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब कि दोस्तों यूनिसेलुलर वो होता है, आप पूछेंगे आप यूनिसेलुलर क्या है, तो मैं आपको दोस्त बताना चाहूँगा कि यूनिसेलुलर वो होता है जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। मीन्स सेल वाल पाए जाएंगे, मेम्ब्रान पाए जाएंगे, लेकिन उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। फिर ये जो है बैक्टीरिया में भी फाउंड इन कॉलोनीज दोस्तों। बैक्टीरिया हो सकता है कि ये कॉलोनी में पाए जाते हैं, यानी ग्रुप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन बी स्फेरिकल, रॉड, स्पाइरल एंड मेनी शेप दोस्तों। ये 7 टाइप के इनका शेप होता है, जिनमें जो मेनली जो होता है थ्री शेप होता है, स्फेरिकल, रॉड और स्पाइरल शेप्ड होता है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा भी कि इनका जो शेप होता है वो किस टाइप का शेप होता है, ठीक है दोस्तों। फिर जो है बैक्टीरिया मैं पूछूंगा दोस्तों, बैक्टीरिया जो था इनका डिस्कवर किसने किया था? तो बैक्टीरिया का जो डिस्कवर जो किए थे, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्तों। 1683 में किए थे। किसमें किए थे? 1683 में। कौन किए थे? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ठीक है दोस्तों। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक किए थे। लेकिन बैक्टीरिया नाम जो है दोस्तों उन्होंने कौन दिया था? बैक्टीरिया नाम जो है वो एरेनबर्ग दिए थे। एरेनबर्ग बैक्टीरिया नाम जो है ये एरेनबर्ग दिए थे, और ये जो दिए थे 1829 में दिए थे। 1829 बैक्टीरिया नेम्ड बाय एरेनबर्ग इन 1829। देन आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि बैक्टीरिया जो है वो ह्यूमन बॉडी में अराउंड 90% जो डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस 90% डिजीज जो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं, ठीक है दोस्तों। बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं 90% डिजीज जो होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। एंड प्लांट्स में जो भी दोस्तों जो होते हैं 40% डिजीज जो होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल देख सकते हैं बैक्टीरिया का, रोडोवेक्टर जो है, फिर इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सब जो है बैक्टीरिया के एग्जांपल हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि बैक्टीरिया का जो शेप है वो कैसा शेप होता है। फिर देखिए दोस्तों, ये शेप जो है बैक्टीरिया का शेप होता है, ये जो है 3 मुख्य शेप होते हैं, स्पेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो शेप है देखिए दोस्तों, ये स्पेरिकल की तरह दिख रहा है, ठीक है। स्पेरिकल शेप है, 3D में नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। स्पेरिकल शेप है। ये सिलेंडर शेप की तरह है, रॉड शेप है, ठीक है। ये दोस्तों स्पाइरल शेप है बैक्टीरिया का। ये विरवियो शेप है दोस्तों। फिर ये फिलामेंटस शेप है। फिर ये जो है आपको स्टार शेप्ड में है। फिर ये रेक्टेंगुलर शेप्ड में पाए जाते हैं, और कुछ जो है हाईफाई में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हम देखते हैं सेकेंड टाइप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें हम देखते हैं कि फंगी अब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में जानिए। फंगी जो होता है दोस्तों वो सिंपल प्लांट होता है, हेटरोट्रॉपिक होता है। मोस्टली जो होते हैं फंगी वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में दोस्तों ये दूसरे पे अपना भोजन, इनका जो भोजन जो होता है वो दूसरे पे आश्रित होता है, ठीक है। फिर ये जो है ग्रुप ऑफ यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म के बने होते हैं, ठीक है ना। में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं दोस्तों, और फंगी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। फंगी जो हो सकते हैं कि वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर होते हैं। जो फंगी मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें क्या होता है दोस्तों, सेल वाल पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लेकिन क्लोरोफिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। मतलब दोस्तों दे हैव डेफिनिट सेल वाल एंड ट्रू न्यूक्लियस बट लैक ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है।
उसके बाद में आपको जो होते हैं दोस्तों ये स्पायरोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं। मतलब ये दोस्तों जो है इनका जो भोजन जो होता है ये डेड या डिकन मैटर से बनाते हैं। ठीक है, डेड या डिकन मैटर से बनाते हैं, या फिर ये पैरासाइटिक में से दोस्तों ये जो होता है लिविंग इन होस्ट, मतलब जिसपे रहते हैं उन्हीं के सेल से जो है ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद में इनमें तो आप देखिए क्लोरोफिल जो होता है एब्सेंट होता है। फिर इनमें जो होता है दोस्तों ये क्या होते हैं कि मतलब इनमें यूनिसेलुलर भी होते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, फिर आपको जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, मॉड्स हो गए, ये फंगी के एग्जांपल हैं। चलिए देखते हैं फंगी कैसे होते हैं। ये दोस्तों ये मशरूम जो है ये फंगी का एक उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं फंगी जो होता है क्या होता है, फंगी का एक एग्जांपल है। तो ये जो है डेड एंड डिकन मैटर से अपना जो भोजन बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन बनाता है। इसीलिए आप कहीं कहीं देखते हैं गांव गांव वगैरह में जहाँ पे पुआल होता है वो सड़ जाता है, वहाँ पे जो है मैक्सिमम चांसेस रहता है कि ये मशरूम जो है वहाँ पे जम जाता है। तो ये दोस्तों ये फंगी का एक एग्जांपल है। फिर हम आते हैं प्रोटोजोआ पे। ठीक है दोस्तों, फिर हम आते हैं प्रोटोजोआ पे। तो प्रोटोजोआ मीन्स दोस्तों ये होता है फर्स्ट एनिमल फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ सॉइल इन्वायरमेंट, एग्जिबिट हेलोजेनिक सैप्रोफाइटिंग एंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोस्तों ये ऐसे हैं जो कि मतलब एवरीवेयर पाए जाते हैं अर्थ सरफेस में। ठीक है, अर्थ के सरफेस पर प्रोटोजोआ मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट एनिमल फाउंड इन अर्थ सरफेस पे ये पाए जाते हैं इजिली। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं। इनमें जो होता है मतलब ये जो ज़्यादातर होते हैं फ्रेश वाटर, फिर डर्टी वाटर, ये सब में पाए जाते हैं। सैलिन वाटर समुद्र के पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इनका जो भोजन जो होता है वो दूसरे पे आश्रित होता है। ठीक है, फिर आपको जो होते हैं फिर जो रहते हैं ये भी जो होते हैं नॉन फिलामेंटस से स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कि ये भी ज़्यादातर कॉलोनी में रहते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ये इनका जो एग्जांपल जो होता है यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लेना होता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं, ये देखिए प्रोटोजोआ है, ये जो है एमीबा, ये एमीबा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ का कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों अलगे पे। ठीक है, तो अलगे जो होता है दोस्तों, तो ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। वेरी सिंपल प्लांट दैट ग्रो मेनली इन वाटर। तो बहुत ही सिंपल प्लांट्स होते हैं, बहुत ही जो कि मेनली जो है वाटर में ग्रो करते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये प्लांट किंगडम के थैलाफाइटा से, मतलब थैलाफाइटा से बिलोंग करते हैं। थैलाफाइटा मीन्स होता है दोस्तों दे डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी, मतलब कि इनका जो होता है डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होता है, मतलब इसमें जड़ तना ये सब नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को जो है जिनमें जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होते हैं उनको एल्गी बोलते हैं। तो द टर्म एल्गी वाज फर्स्ट गिवन बाय द लिनियस। लिनियस जो है दोस्तों ये दिए हुए थे टर्म एल्गी जो है 1775 में। फिर ये जो एल्गी जो होते हैं क्या हो सकते हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटस हो सकते हैं, मतलब ये जो है ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं या फिर ये सिंगल ग्रुप में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो होते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं जो कॉलोनियल पाए जाते हैं वो जो होते हैं पोलवक्स। एग्जांपल देख लेते हैं दोस्त, कॉलोनियल जो होते हैं वे वेलवेक्स होते हैं। फिलामेंटस का एग्जांपल स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, अलगी है जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलगी का, कि अलगी जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म से सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। अलगी जो है मेनली जो 3 टाइप के होते हैं, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी होते हैं। जो है अलगी जो है ग्रोइंग ऑन आइस, जो अलगी जो है आइस पे ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। विच अलगी ग्रोइंग इन रॉक्स उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, लिथोफाइट्स बोलते हैं। तो मतलब सिंपली दोस्तों जो अलगी जो होते हैं वो आइस में, मतलब आइस में अगर ग्रो करेंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। अगर जो रॉक में करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स बोलेंगे।
रॉक में करेंगे उनको लिथोफाइट्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए अलगी जो है, ये आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं मड जो होता है, मड के ऊपर एक हरे रंग का परत जम जाता है, या ज़्यादा पानी जो होता है ज़्यादातर झील वगैरह में, वो जो देखते हैं वो क्या है, एक अलगी ही है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, वायरस है। तो दोस्तों वायरस के बारे में आप जानते ही हैं, वायरस इस समय आजकल हम लोगों का जो निकलना भी मुश्किल कर दिया है, जिसका नाम है कोरोना वायरस, आप तो जानते हैं। तो देखते हैं वायरस क्या होता है दोस्तों। वायरस जो होता है, वायरस की दोस्तों कुछ इसकी कमजोरियां भी हैं और इसकी कुछ ताकत भी है, ठीक है। वायरस की कुछ कमजोरी क्या है कि वायरस लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है ना तो जीवित होते हैं ना मृत होते हैं, लेकिन समझिए सुनिए दोस्तों, वायरस जो होते हैं ना जीवित होते हैं ना मृत होते हैं, लेकिन ये दोनों होते हैं। वायरस जब तक बाहर रहते हैं वो मृत रहते हैं, लेकिन जब किसी सेल के अंदर चले जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं। वायरस रिप्रोड्यूस, अब देखिए सर, वायरस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनिज्म में जब वायरस चले जाते हैं अंदर किसी भी थ्रू चले जाते हैं, उसके बाद में जो है वहाँ पे वो अपना ग्रो करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, म्यूटेशन की क्रिया शुरू कर देते हैं और अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो हमारा एंटीबॉडीज है उसको मारने की कोशिश करते हैं। एंटीबॉडीज जो होता है, शरीर भी क्या करता है, अपना एंटीबॉडीज बढ़ाना शुरू करता है, लेकिन वो अगर मतलब वायरस को नहीं मार पाता है तो फिर वायरस जीत जाते हैं और वो बीमारी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, वायरस जो होता है विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वायरस जो है दोस्तों बैक्टीरिया में भी घुस सकते हैं, बैक्टीरिया में भी घुस सकते हैं, प्लांट में भी चले जाते हैं, एनिमल में भी, मानव में भी, आप देख ही सकते हैं। वायरस जो होते हैं, वायरस आर पैरासिटिक इन नेचर एंड कॉजेज न्यूमरस डिजीज। वायरस जो होते हैं दोस्तों पैरासिटिक नेचर होते हैं, मतलब ये जो कभी भी अपना जो है जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जो इनको रखता है उन्हीं के सेल को ही खा के जीवित रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अपना संख्या भी बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वायरस जो है किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर में चले गए, तो क्या करेंगे, हमारे ही सेल में से वो क्या करेंगे, उनको तोड़ तोड़ के खाएंगे और वो क्या हो जाएगा, अपना म्यूटेशन की क्रिया करेंगे, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर होने लगता है और हमें बहुत सारी बीमारी का कारण जो होते हैं वायरस हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वायरस आप देख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकनगुनिया इन्फ्लुएंजा वायरस, चिकन पॉक्स, फिर आप कोरोना वायरस देख सकते हैं, और भी जैसे आप एड्स का भी वायरस है, ठीक है, HIV वायरस, बहुत सारे वायरस होते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि कोरोना वायरस जो है क्या है, कोरोना वायरस क्यों हमको आजकल सैनिटेशन पे ध्यान देना पड़ रहा है दोस्तों। सैनिटेशन तो वैसे हमेशा इंसान को करना चाहिए, लेकिन सैनिटाइजेशन पे आजकल लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कब, जब WHO ने गाइडलाइन जारी किया है उसके बाद में लोग सैनिटाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं। इसी कारण दोस्तों कि वायरस जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चांसेस जो है वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर ना आ सके, इसलिए आदमी जो है आजकल मास्क पहन रहे हैं, हम लोग मास्क पहन रहे हैं और सैनिटाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं बार बार। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको मैंने अभी पढ़ाया कुछ देर पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो सकते हैं वो चारों तरफ हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ दोस्तों कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब चारों तरफ हो सकते हैं तो वो आपके हाथ पे भी हो सकते हैं, और हाथ से आप जो है खाना खाते हैं, सभी काम करते हैं मैक्सिमम। इसलिए दोस्तों सैनिटाइजेशन और मास्क बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो है फिजिकल कांटेक्ट, हमें जो है क्या है, हैंडशेक नहीं करना है, नमस्ते करना है, ये सब दोस्तों आप देख ही रहे हैं। जब कोरोना वायरस जब से आया है तब से ये ज़्यादा चलन में हो गया है, और यही कारण है दोस्तों कि सैनिटाइजेशन पे अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो वायरस से बचने के लिए सबसे दोस्तों ज़्यादातर जो है सैनिटाइजेशन, मास्क और फिजिकल कांटेक्ट अगर नहीं बनाए, किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, तो दोस्तों अराउंड 60 to 70% चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं कि वायरस जो है आपको प्रभावित करे, वायरस आपको संक्रमित करे, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखिए दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कोरोना वायरस भी जो है ये HIV वायरस की तरह ही है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर भी हेपेटाइटिस B का वायरस है, ये इबोला वायरस है दोस्तों, ये जो है एडिनो वायरस है, फिर इन्फ्लुएंजा वायरस है दोस्तों, बैक्टीरियोफेज है,
फिर देखते हैं दोस्तों यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज का जो है क्या यूज होता है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज का जो यूज होता है वो तो बहुत सारे यूज होते हैं, लेकिन मेनली जो यूज होता है ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज होते हैं उनका कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी के लिए यूज किया जाता है, मतलब जो हमारी मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है, तो उसकी उर्वरता को बनाए रखने या इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इन सूक्ष्म जीवों का यूज करते हैं। फिर हम मेडिसिनल यूज, बहुत सारी दवाइयाँ बनाने के लिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर दोस्तों ये जो क्लीनिंग द इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, मतलब कि आप सोचेंगे इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए मोदी जी इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी बता रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, फिर भी भारत जो है क्लीन नहीं हो पा रहा है, भारत लोग क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसे क्लीन कर रहा है वायरस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्यों नहीं मतलब लगा दे रहे हैं काम पे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको आगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। आप जैसे देखते हैं दोस्तों, कमर्शियल पर्पस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम क्या यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, इडली, डोसा। ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए और इडली डोसा के बनाने के लिए, केक पेस्ट्रीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिर अल्कोहल को बनाने के लिए भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कार्ड चीज प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जिनका यूज किया जाता है दोस्तों, ईस्ट एंड लैक्टोबैसिलस है। तो लैक्टोबैसिलस का यूज कहाँ किया जाता है दोस्तों, दूध से दही बनाने के जो कार्य होता है वो किस तरह होता है, वो बैक्टीरिया के थ्रू ही होता है, जो कि लैक्टोबैसिलस जो है इससे होता है। फिर देखते हैं दोस्तों ईस्ट का क्या होता है। तो सब देखिए जो दोस्तों एक केक जो है बना हुआ है, पेस्ट्री केक जो है ये ईस्ट के द्वारा ही बनाया गया है, ईस्ट का मतलब उपयोग करके बनाया गया है दोस्तों। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे वाटर, मैदा और शुगर को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, फिर इसका जो है सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे केक पेस्ट्रीज में क्या मतलब यूज होता है, आपको फंडामेंटल वो मैं बता रहा हूँ। वाटर, मैदा और सूजी को क्या करते हैं दोस्तों, शुगर को चीनी को हम क्या करते हैं, एक साथ मिलाते हैं और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसके सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, ईस्ट पाउडर को हम ऐड कर देते हैं। उस ईस्ट पाउडर को ऐड कर देते हैं एंड वेट करते हैं, 2 घंटे के लिए हम वेट करते हैं। तो अभी जब ईस्ट पाउडर जब हम डालते हैं इसमें, तो क्या करता है, ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो दोस्तों इसमें ये मतलब होता है, ईस्ट जो होता है वो क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, म्यूटेशन करता है बहुत जल्दी से। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के थ्रू। इससे क्या होता है कि बबल्स ऑफ द गैस फिल इन द डो एंड इंक्रीज द वॉल्यूम। जो है बबल्स ऑफ गैस जो है, बहुत सारे गैस जो है इनमें जो है क्या बनते हैं, वो पोर्स बना देते हैं, छेद बना देते हैं, जिससे कि क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक। यही बेसिक जो है यूज किया जाता है ईस्ट के द्वारा ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए और केक बनाने के लिए दोस्तों। फिर हम दूसरा देखते हैं ईस्ट का प्रोडक्शन कैसे यूज किया जाता है अल्कोहल प्रोडक्शन में। तो इसमें दोस्तों क्या करते हैं, वाटर को और शुगर को मिलाते हैं। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर को ऐड करते हैं और इसको क्या करते हैं, कवर्ड इन अ वार्म प्लेस 4 to 5 आवर। मतलब इसको दोस्तों गर्म रखते हैं, ढक के गर्म रखते हैं 4 से 5 घंटे के लिए। और उसके बाद में जब हम स्मेल करते हैं, स्मेल दिस, और जब उसको हम स्मेल करते हैं तो पता चलता है तो अल्कोहल के स्मेल है। तो दोस्तों यही बोला जा रहा है, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एंड शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। और यह जो है स्मेल जो है, ये जो हमारा सुगंध जो है, ये क्या है, अल्कोहल की है। और ये जो है किसके द्वारा हुआ है, ईस्ट के द्वारा। शुगर को हम क्या किए, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो दिस प्रोसेस, जो शुगर से जो अल्कोहल जो बना, इस प्रोसेस को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो यही कहा जा रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज
फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इस दोस्तों इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन करते हैं। तो आप ये देख लिए कि आपने ईस्ट का जो है ये उपयोग करके हम मतलब मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ब्रेड, पेस्ट्रीज, मिल्क बनाने के लिए। फिर आप अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। अभी आप जो देख रहे हैं सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर में क्या रहता है, 70% अल्कोहल दोस्तों ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। देखिए, जो वायरस जो है हमको दूषित किया, वहीं ईस्ट जो है हमको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है हमको सैनिटाइज करने में, उस वायरस से दूर रखने में हेल्प कर रहा है। सो सैनिटाइज करते रहिए दोस्तों। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं दूसरा इसका यूज, इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है दोस्तों। तो फंगी एंड बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल को जो है मतलब तोड़ के सिंपल मिनरल में, सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिससे कि पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज कर लेते हैं। ये मैं आपको दोस्तों इसका जो है विस्तार रूप से बताऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में कि कैसे ये करते हैं। ठीक है, तो फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स मिनरल इनटू सिंपल फॉर्म। तो क्या करते हैं, फंगी और बैक्टीरिया जो होते हैं क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स मिनरल को सिंपल फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते हैं हम। तो नेक्स्ट इसका यूज हम देखते हैं मेडिसिनल यूज के लिए हम क्या दोस्तों यूज करते हैं, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में दोस्तों हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक बहुत है, इसमें हम एग्जांपल दिए हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इरिथ्रोमाइसिन आपने सुना होगा, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन। फिर आपने एजिथ्रोमाइसिन सुना है। एजिथ्रोमाइसिन जो है दोस्तों कोरोना के जो केस में था। ठीक है, तो WHO ने जब जारी किया था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा जो गवर्नमेंट मतलब WHO की बोली थी कि इसका यूज जो है कोरोना कोविड-19 में जो है एक कारगर साबित हो रहा है, तो उसके साथ में दोस्तों जो एंटीबायोटिक दिया जा रहा था वो एजिथ्रोमाइसिन दिया जा रहा था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये वायरस जो है ये हमें क्या कर रहा है, मार रहा है, लेकिन कुछ जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं उन्हीं को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल में है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर आपको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन के प्रोडक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं पोलियो का वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना हुआ है। ठीक है, पोलियो इसका जो पोलियो का जो वैक्सीन जो बना हुआ है दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। फिर आप जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स टैबलेट जो होता है दोस्तों बहुत लेते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने के काम भी आती है ये। ठीक है, तो ये टैबलेट जो होता है ये जो है क्या बनता है, ईस्ट एंड बैक्टीरिया से ही बनता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेडिसिनल यूज के लिए भी मतलब कुछ अच्छा यूज के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, इन सूक्ष्म जीवों का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि दोस्तों मतलब कैसे ये एंटीबायोटिक कैसे बना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो 1929 में देखिए दोस्तों क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो क्या कर रहे थे, बैक्टीरिया के कारण जो डिजीज होने वाले हैं उन पे जो है स्टडी कर रहे थे, काम कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। तो ये क्या देख रहे हैं, अचानक देख रहे हैं क्या कि एक ग्रीन मोल्ड का जो है लिटिल स्पोर जो है वहाँ पे पाया जा रहा है। ठीक है ना, उस प्लेट पे पाया जा रहा है, जिसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria। वो ये देखते हैं क्या, वो मतलब जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो देखते हैं क्या कि ये तो जो है ये क्या कर रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को जो है, ये जो मोल्ड जो बने हैं ग्रीन मोल्ड, ये क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक दे रहे हैं, और कुछ बैक्टीरिया के जो ग्रोथ को जो रोक दे रहे हैं और कुछ को मार भी दे रहे हैं। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिज बैक्टीरिया। यहाँ तक कि बहुत सारे बैक्टीरिया को जो है वो मार दे रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस प्रकार से दोस्तों पहला जो एंटीबायोटिक जो बना वो पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों मैं आपको इसको सिंपल रूप में समझाता हूँ। क्या, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है 1920 में अपने घर बैठे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज पर स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उन्होंने अचानक ऑब्जर्वेशन करते करते उन्होंने अचानक क्या देखा कि एक ग्रीन कलर का जो है मोल्ड जो है उनके ऑब्जर्वेशन प्लेट पे बना हुआ है।
जो कि क्या कर रहा है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक दे रहा है या फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ होने नहीं दे रहा है। ठीक है, और जब ऐसा कर रहा है तो देख रहे हैं कुछ स्टडी करने के बाद कि एक बहुत सारे बैक्टीरिया को मार भी दे रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है पहला जो वैक्सीन जो एंटीबायोटिक जो बनाया, पहला जो एंटीबायोटिक बनाया वो क्या बनाया, आपको पेनिसिलिन बनाया। इस तरह से जो है एंटीबायोटिक का जो है समझ जाए कि एंटीबायोटिक जो है इस चलन में दुनिया में शुरू हुआ बनना। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों अच्छा है, बचाते भी हैं, लेकिन इसके साथ कुछ प्रिकॉशन भी है, कुछ वार्निंग भी है। जो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब ये आपको याद करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक आपको तभी लेनी चाहिए जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है आपको सलाह दे रहा है। मतलब दोस्तों ये क्या करना चाह रहा है कि एंटीबायोटिक जो होता है, इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। मतलब आपको एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो है आपको सलाह करे आपको कि आपको एंटीबायोटिक लेना चाहिए। एल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। फिर जब आप एंटीबायोटिक लेने लगते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका जो कंप्लीट करने के लिए जो कोर्स है, मतलब जो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि 15 दिन इस एंटीबायोटिक को लेना है, मान लीजिए कि आपको डॉक्टर बोल रहे हैं जिथ्रोमाइसिन लेने के लिए 15 डेज के लिए, तो आपको 15 डेज लेना है। उसमें जो है आपको मतलब ये नहीं है कि आज लिए कल नहीं लिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड, अब ये भी दोस्तों बताया जा रहा है कि इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज इट में टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। दोस्तों ये भी बताया जाता है अगर आप एंटीबायोटिक जो है तब लेते हैं जब आपको ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको डोज सही डोज नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आपको 2 गोली बताया गया आप 1 ले रहे हैं, या 1 बताया गया है आप 2 ले रहे हैं, तो इससे ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो होता है तो क्या बोलता है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो एंटीबायोटिक जो होगा ये लेस इफेक्टिव हो जाएगा, मतलब कि उतना कारगर नहीं साबित होगा जितना कि हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर में जो हो सकता है ये काम ना करे। ठीक है, also antibiotic taken unnecessary may kill the beneficial bacteria in human body। ये भी बात है दोस्तों कि अगर आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक और आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, जो मैंने बताया दोस्तों कि आपके अंदर जो है बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो एंटीबायोटिक जो है दोस्तों वो सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज के लिए ही यूज किया जाता है, ना कि वायरल डिजीज के लिए। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कोल्ड एंड फ्लू जो है वो क्या है, वायरल डिजीज है, तो इसके लिए हम वो बैक्टीरिया जो है काम नहीं करता है, एंटीबायोटिक जो है काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक दोस्तों कैसे काम करता है, ये क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर जाता है और जो है ये बैक्टीरिया को या तो वो मार देता है या फिर उसके ग्रोथ को रोक देता है, और हमारा शरीर जो है इम्यून सिस्टम जो है अपने आप को बूस्ट कर लेता है जिससे कि हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही एंटीबायोटिक का यही काम होता है दोस्तों। फिर हम देखते हैं दोस्तों वैक्सीन क्या होता है। ठीक है, तो वैक्सीन जो होता है व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेज एंटीबॉडी टू फाइट द इन्वेडर। जब डिजीज कैरिंग जो भी मैंने बीमारी कारक जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बॉडी क्या करता है दोस्तों, वो हमारा बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है। किससे? फाइट करने के लिए, जो कि मतलब जो बाहर से जो है कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, जो बैड माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है, हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, वो हमारे अंदर गए। उनको क्या करता है, फाइट करने के लिए हमारा शरीर जो है एंटीबॉडी बनाता है। तो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर्स अगेन। तो बॉडी जो है हमारा वो मतलब जानते रहता है कि अगर ये माइक्रोब्स आएगा, अगर ये फिर से मतलब आएगा, मान लीजिए कि आपको कोई चीज, मान लीजिए पोलियो का आपको वैक्सीन दे दिया गया। ठीक है, तो पोलियो का जो वैक्सीन दे दिया गया, तो पोलियो का वैक्सीन जो दे दिया गया वो क्या होगा, पोलियो वायरस जब आपके अंदर आएगा, आप किसी भी थ्रू से जब अंदर आएगा आपके, तो पोलियो वायरस का जो वैक्सीन दिया गया है वो क्या करेगा कि ऑलरेडी वो एंटीबॉडी वो बनाना शुरू कर देगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं
If dead or weakened microbes are introduced in healthy body, the body fight and kills the invading bacteria by producing suitable antibody. The antibody remain in the body and we are protected from the disease, causing microbes forever. This is how vaccine work. दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सिंपल फॉर्म में क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको पोलियो वायरस का टीका लगा, ठीक है, और टीका लगा उसके बाद में क्या होगा कि पोलियो वायरस का जब भी हम टीका लगवाते हैं तो पोलियो वायरस जो है क्या होता है न्यूट्रलाइज फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर दे दिया जाता है थ्रू इंजेक्शन और थ्रू ओरली, ठीक है। तो दे दिया जाता है, क्या होता है कि वो मतलब पोलियो वायरस न्यूट्रलाइज फॉर्म में होता है, वो क्या होता है एंटीबॉडी बना लेता है, ठीक है। जब पोलियो वायरस हमारे शरीर में आता है, ठीक है, जब शरीर में मान लीजिए कभी हमें इन्फेक्शन का खतरा होता है तो पोलियो वायरस मान लीजिए शरीर में आएगा तो क्या करेगा, जो हमारे अंदर जो पोलियो वायरस वैक्सीन जो दिया गया था वो एंटीबॉडी तेजी से बनाना शुरू कर देगा, ठीक है, एंटीबॉडी तेजी से बनाना शुरू करेगा, जिससे कि क्या होगा पोलियो वायरस के जो वायरस जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे और वो फिर फ्यूचर में कभी भी आएंगे तो वो काम वैसा ही करते रहेगा। इसलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के जो है दवाई के लिए लोग ज़्यादा मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि ज़्यादातर दवाई खोजने के कोई चक्कर में नहीं, वैक्सीन खोज रहे हैं। आज देख रहे हैं लगभग 200 प्रोजेक्ट जो है वैक्सीन पे काम कर रही है वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हैं कि वैक्सीन पे क्यों जोर दिया जा रहा है, इसी कारण जोर दिया जा रहा है कि दोस्तों क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी जब कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा तो हमारे शरीर में क्या किया जाएगा, वो पहले से ही इंजेक्ट कर दिया जाएगा न्यूट्रलाइज फॉर्म में, जो कि क्या करेगा एंटीबॉडी ऑलरेडी बना लेगा। फिर कोरोना वायरस कभी भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा होगा तो क्या करेगा, हमारे शरीर में ऑलरेडी उसका एंटीबॉडीज है, जो कि एंटीबॉडीज क्या होगा उससे लड़के कोरोना वायरस को मार देगा। यही काम जो है वैक्सीन करती है दोस्तों। सेवरल डिजीज, अब ये दोस्तों देखते हैं दोस्तों, हाँ ठीक है, देखिए दोस्तों सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। तो यही कारण है दोस्तों कि वैक्सीनेशन दिया जाता है और इनको जो है टीबी का, कोलेरा का, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस का जो है वैक्सीनेशन दिया जाता है इसी कारण, क्योंकि इनका जो है कभी ये आए तो हमको हो ना पाए। एडवर्ड जेनर जो है डिस्कवर किए थे वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है सबसे पहले दोस्तों खोजा गया था और ये जो इनको खोजने वाले थे वो एडवर्ड जेनर थे और ये खोजे थे 1798 में। इट इज़ इसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज। तो ये क्या है दोस्तों, ये इसेंशियल है कि सभी चिल्ड्रन को ही वैक्सीन क्यों देने पर जोर दिया जाता है। कारण ये है दोस्तों क्योंकि वो उनके जो है बचपन में ही एक तो वैक्सीनेशन की डोज उनको कम दी जाती है, एंटीबॉडीज बनाने के लिए डोज की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, और दूसरी वो कम ही एज में जो है सभी मतलब इन सभी बीमारी का जो है एंटीबॉडी बना लेते हैं, तो उनको फिर फ्यूचर में कभी ऐसी बीमारी होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है दोस्तों, ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज बीन लेडेड टू इट्स इराडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप देख ही रहे हैं कुछ बहुत दिनों से जो है स्मॉल पॉक्स के लिए क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड कैंपेन जो चलाया गया था कि वर्ल्ड से जो है क्या करें हम स्मॉल पॉक्स को हम मुक्त कर देंगे। ठीक है, तो बहुत हद तक बहुत जगह में है स्मॉल पॉक्स जो है अब नहीं हो रहा है। इसी तरह से दोस्तों एक भारत, अमिताभ बच्चन एक ऐड में देते हैं कि पोलियो मुक्त भारत, ये अभियान चलाया गया है इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी वही काम कर रहा है। हमारा जो उसमें टारगेट था इंडिया गवर्नमेंट का 2030 तक पोलियो से जो है मुक्त कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो पोलियो का जो है अभी देख ही रहे, पोलियो का वैक्सीन जो है दिया जाता है, फिर हेपेटाइटिस जो है, रोटा वायरस का, ये सब जो वैक्सीन जो है चाइल्ड के लिए दिया जाता है। दोस्तों चाइल्ड के लिए जो है वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और जो भी मतलब पेरेंट्स जो है मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को जो है वैक्सीन जरूर दिलाएं और उनकी पूरी कोर्स दिलाई जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वैक्सीन जो है दिया जा रहा है, ओरली दिया जा रहा है। फिर वैक्सीन जो है मेनली ओरली, और फिर वो आपको इंजेक्शन के रूप में भी दिया जाता है। ठीक है,
फिर देखते हैं कि जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट कैसे यूज करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों जो है डेड जो कि मतलब ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए कोई कुत्ता मर गया, ठीक है, कुत्ता या कोई भी मतलब एनिमल्स या कैडल्स जो मर जाते हैं, तो क्या होते हैं कि उनको ज़मीन पे पड़ा रहता है। तो आप देखते होंगे क्या कि आज गए तो आप पहले दिन मरा कोई भी मतलब मान लीजिए कोई एनिमल मरा, पहला दिन आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ आप देख रहे हैं मरा हुआ है। फिर 3 दिन बाद जा रहे हैं देख रहे हैं तो उसमें से बैड स्मेल आता है दोस्तों, बैड स्मेल आ रहा है 3 दिन बाद। फिर आप 15 दिन बाद जा रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि वहाँ पे जो था, वहाँ पे तो सिर्फ बोन्स है, ठीक है, वहाँ पे तो सिर्फ बोन्स है, बाकी कुछ मसल्स वगैरह तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, मांसपेशियाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर आप जब आप अराउंड 60-70 डेज के बाद जा रहे हैं तो वहाँ पे देख रहे हैं कुछ है ही नहीं, ना बोन्स भी नहीं। तो ये दोस्तों कैसे हुआ? तो ये जो दोस्तों जो भी हुआ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे जो कि इसको सड़ाए, मतलब इसको रोटेन किए, ठीक है। फिर इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही थे जो इसको जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो इसको डिकम्पोज कर लिए, और इसका जो है मतलब नहीं था। सोचिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जो सफाई हम लोग नहीं कर सकते वो भी उस चीज़ को साफ कर दे रहे हैं। सिर्फ इनको काम दिया जाना चाहिए दोस्तों, काम दीजिएगा तो ये फिर ये डिकम्पोज कर देंगे। एट द टाइम ऑफ मेकिंग मैन्योर वी कलेक्ट वेस्ट ऑफ द प्लांट वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउसेज एंड गार्डन्स। They put them in a pit meant of waste disposal. After some time, it is composed by microorganisms and get converted in manure. By this method, environment is clean. तो दोस्तों ये इसमें यही बताया जा रहा है कि environment कैसे clean होता है। तो क्या क्या कीजिए आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कीजिए कि आप जो है प्लांट वगैरह का जो वेस्ट है, वेजिटेबल का जो वेस्ट है, फ्रूट का जो वेस्ट है, गार्डन में क्या कीजिए कहीं भी एक जगह मतलब गड्ढा खोद दीजिए और उसमें रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों उसमें रख दिए, हाँ उसमें एक चीज़ होना चाहिए, प्लास्टिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है उनको, ठीक है। तो फिर आप इनको रख दीजिए। इनको दोस्तों इसीलिए देखते हैं कि कहीं भी आप जाते हैं, रेलवे स्टेशन में कहीं पे जाते हैं तो आपको 2 डस्टबिन दिखता है, एक ग्रीन और एक ब्लू। इसमें बताया जाता है ग्रीन में जो है आपको गीली कचरा डालना है, और ब्लू में जो है आपको सूखा कचरा डालना है। इसीलिए बताया जाता है दोस्तों क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आपको अवेयर करना कि आप जो है इन गीली कचरा का जो है आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों में यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप रख दीजिए गड्ढा खोद के और उसको फिर ढक दीजिए। फिर कुछ दिन बाद आप जाकर देखिएगा तो एक तो खाद में बदल गया है दोस्तों। देखिए हमारा जो वेस्ट था वो हमारे खेतों के लिए काम आ गया, तो इसलिए भी दोस्तों एक तो खेत के लिए काम आ गया, तो फिर क्या करेंगे उसको डिकम्पोज, या तो डिकम्पोज कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत काम आते हैं। अब हम लोग जो कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ भारत जो है वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग जो है दोस्तों प्लास्टिक मटेरियल बहुत यूज कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लास्टिक मटेरियल जो है कम से कम यूज कीजिए, ये यहाँ तक हो सके तो ना यूज कीजिए, ठीक है। प्लास्टिक मटेरियल ना यूज कीजिए, नहीं यूज कीजिएगा तो ये होगा कि मतलब आप थोड़ा क्लीनिंग में सहयोग करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज, बहुत तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे लिए नुकसानदेह है, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमारे ह्यूमन में, फिर प्लांट एनिमल्स में क्या करते हैं, जानवर पेड़ पौधे या मनुष्य में जो है क्या होता है वो डिजीज का कारण बनते हैं, बीमारी का कारण बनते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। और इस प्रकार के डिजीज जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो द्वारा जो डिजीज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। फूड क्लॉथिंग एंड लेदर आर एक्सपायर ड्यू टू सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड जो हो गया, हमारे भोजन जो है, कुछ कपड़े जो होते हैं, लेदर जो होते हैं, चमड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या कर देते हैं, उनको एक्सपायर कर देते हैं, खराब कर देते हैं, ठीक है।
तो फिर देखते हैं कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये जो डिजीज जो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिजीज क्या होता है ये जान लेते हैं। व्हाट इज डिजीज? तो दोस्तों, एनी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी और पार्ट ऑफ इट अराइजिंग फ्रॉम एनी कॉज। मतलब दोस्तों ये हुआ, इसका कहने का मतलब हो गया है कोई हमारे शरीर में कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन, कोई भी एबनॉर्मलिटी जो कि सामान्य नहीं है, या शरीर के किसी भाग में कोई एबनॉर्मलिटी जो कि सामान्य नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिजीज। अब वो किसी भी तरीके से अराइज हो सकता है, या तो साइकोलॉजी हो सकता है, या फिर आपको फिजिकली हो सकता है, या फिर आपको मेंटली हो सकता है। बहुत तरीके से हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देखते हैं कि डिजीज जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होता है, जो कि डिजीज जो है एक दूसरे से फैल सकता है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, मतलब कि ये नहीं फैलते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में देखते हैं दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या कहता है दोस्तों? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है क्या कहते हैं? डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब जो दोस्तों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलते हैं। जैसे कि अगर किसी को हार्ट अटैक है, अस्थमा है, तो ये जो है ये बीमारी जो है किसी और में उस आदमी के थ्रू नहीं फैलेगा, ठीक है। फिर देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज दोस्तों। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकते हैं। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, कलरा, मीन्स ठीक है, हैजा वगैरह, ये सब जो है बीमारी जो क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में, एक जानवर से दूसरे जानवर, या जानवर से आदमी में, या प्लांट से जानवर में, या जानवर से प्लांट में ऐसे फैल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं कि कैसे मतलब ये फैलते हैं डिजीज जो होते हैं, जो स्प्रेडिंग डिजीज। मतलब कि जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो कैसे कैसे फैलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हम देखते हैं दोस्तों, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कॉमन कोल्ड फ्लू। तो दोस्तों ये जो होता है, ये मान लीजिए कि किसी पर्सन को अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेबल डिजीज का इन्फेक्शन है, तो वो क्या कर सकता है? वो एयर के थ्रू बीमारी को फैला सकता है, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, भोजन के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो देखते हैं दोस्तों एयर के थ्रू वो कैसे फैला सकता है। आप सोचेंगे कि वाटर के थ्रू दोस्तों फैला सकता है, तो देखते हैं बारी बारी से कि वो कैसे फैलाते हैं। एयर के थ्रू वो दोस्तों ऐसे फैला सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि वो पर्सन इन्फेक्टेड है, मान लीजिए किसी वायरस से कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, तो क्या करता है जब वो छींकता है तो वो जो है लैक्स ऑफ ड्रॉपलेट जो होता है हमारे छींकने से निकलता है, ठीक है ना। तो उसमें जो क्या होते हैं, वो वायरस जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं एयर में, जो कि किसी दूसरे इंसान को जो है क्या कर सकते हैं? इन्फेक्ट कर सकते हैं। फिर वाटर के थ्रू कैसे हो सकता है दोस्तों? वाटर के थ्रू मान लीजिए कोई पानी पिया है, या फिर वाटर ही कंटामिनेटेड वाटर है, या फिर आप जो पर्सन इन्फेक्टेड है वो पानी पी लिया और आप उसी पानी को पी लेंगे, तो फिर ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। फिर जो फूड के द्वारा होता है दोस्तों, ये कंटेमिनेटेड फूड के द्वारा भी हो सकता है, या फिर जो इंसान खाया आप उसी में साथ में खा लिए, इससे भी हो सकता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसे दोस्तों गले मिलना, हैंडशेक आप करते हैं, तो ये इससे भी मतलब फैल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको कॉमन कोल्ड और फ्लू, जैसे कि आपको मैं एग्जाम्पल एक देना चाहूँगा। जैसे कि आप क्या देखते हैं कि आपके क्लास में जो है किसी एक को अगर बुखार हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है? फीवर हुआ, तो आप देखते हैं कि 2-3 दिन बाद किसी और को हो गया, फिर 3-4 दिन बाद देखते हैं किसी और को हो गया। तो दोस्तों ये उसी के कारण होता है, फैलता है ये दोस्त, ठीक है। फिर आप कभी कभी देखते हैं क्या कि कोई इंसान अगर कोई खांस रहा है, ठीक है, कभी कोई इंसान जो है कोई खांस रहा है, तो देखते हैं कि उसका जो है कुछ दूरी पे कोई दूसरा इंसान भी जो होता है वो भी खांसने लगता है। तो दोस्तों ये जो होता है बैक्टीरियल, या फिर जो है क्या होता है आपको जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही होता है कि ये जो वायरस जो है ये जो होते हैं ये कम्युनिकेट कर लेते हैं। कम्युनिकेट मीन्स दोस्तों ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलते हैं थ्रू इंसेक्ट और एनिमल। दोस्तों थ्रू इंसेक्ट और एनिमल के द्वारा ही बहुत सारी बीमारी जो है इंसानों में आ जाती है। इंसेक्ट के द्वारा जैसे आप देख सकते हैं मलेरिया, जो कि एनोफिलिस मॉस्किटो के द्वारा होती है, डेंगू एडिस मच्छर के काटने से होती है,
होता है, ठीक है ना। तो फिर चिकनगुनिया भी जो है, ये भी दोस्तों इसी के कारण होता है। तो आप देख सकते हैं इंसेक्ट के द्वारा भी, इन कीड़े मकोड़े के भी द्वारा भी मतलब हो सकते हैं, हमें कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं हो सकते हैं, मतलब ये सब बीमारियां फैल सकती है। फिर हम देखते हैं कि एनिमल के द्वारा देखते हैं तो रैबिज जो है एक एग्जाम्पल है जो आपको हो सकता है कि डॉग मैंकी जो होता है उसके काटने के द्वारा रैबिज हो जाता है। रैबिज में क्या होता है दोस्तों, ये रैबिज को जो दोस्तों हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया, इसमें क्या होता है, जो मनुष्य मतलब जिसको रेबीज हो जाता है आदमी को, उसको क्या होता है, पानी से भी डर लगता है, ठीक है। फिर जो थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड के द्वारा भी मतलब ये दोस्तों जो होता है बीमारी हो सकती है, वही जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट से जो मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है उस मेनली मच्छर के काटने से होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर, सभी मॉस्किटो जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में अपना वृद्धि करते हैं। सो वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर लाइक इन कूलर, टायर्स, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquito from breeding. क्या कर सकते हैं दोस्तों कि मच्छरों की संख्या को न बढ़ने देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कूलर में पानी जमा नहीं होने देंगे, ठीक है, टाइल्स वगैरह में, फ्लावर पॉट में, गमला वगैरह में नहीं जमा होने देंगे, अपने आसपास चारों तरफ क्लीन और पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, मॉस्किटो जो है ब्रीड नहीं है, जिससे कि बहुत सारी बीमारी है जो है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब बीमारी से हम क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों जो ह्यूमन में जो डिजीज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो कौन कौन से डिजीज होते हैं और इनका जो है किसके वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, फंगी के कारण होता है, या एल्गाई के कारण होता है, ये सब देखेंगे। फिर देखेंगे ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब वो कैसे फैलते हैं, किसके थ्रू फैलते हैं, फिर हम उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं दोस्तों, ट्यूबरकुलोसिस को देखेंगे, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी जो होता है, वो क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया के थ्रू जो आ रहा होता है। इसका जो कॉज कॉज जो माइक्रो जो कॉज होता है, जो कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो बैक्टीरिया होता है। इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके, एयर के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब ड्रॉपलेट के द्वारा होता है। फिर देखेंगे मीजल्स, जिसको हम खसरा बोलते हैं, वो वायरस के द्वारा होता है दोस्तों, ये भी एयर, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या होता है, एयर होता है। फिर चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस के द्वारा होता है दोस्तों, इसका जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, एयर एंड कॉन्टैक्ट। ये आप जैसे एयर के थ्रू हो सकता है या फिजिकल कांटेक्ट जो होता है उससे हो जाता है, ठीक है। फिर पोलियो जो होता है दोस्तों, ये वायरस होता है, ये भी वायरस के थ्रू होता है हमारे शरीर में। तो ये जो होता है एयर या वाटर के थ्रू होता है दोस्तों, एयर या वाटर के थ्रू होता है। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर क्या कर सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए हम यही कर सकते हैं, कीप द पेशेंट कंप्लीट आइसोलेशन। अगर जिस पर्सन को हो गया है उसको क्या करेंगे, कंप्लीटली आइसोलेशन हो जाएंगे दोस्तों। यही जो है कोरोना वायरस, जिसको भी कोविड-19 बीमारी हो रहा है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, कंप्लीट आइसोलेशन का। इस यही कारण था कि क्वारंटीन सेंटर भी बनाया गया था, ताकि जनरल लोगों से, जो कम्युनिटी लोगों से है, कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो कोरोना के लिए, इसलिए जो क्या किया गया था, क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स फॉर द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज हु आर फ्रॉम अदर्स, मतलब दोस्तों क्या करेंगे, अपने आप को दूरी रखना है उस लोगों से जो कि बीमार है। फिर देख इसका जो है एक ये भी जो है फाइनल क्योर जो होता है वैक्सीनेशन के द्वारा ही होता है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज, द सुटेबल एज इसका मतलब दोस्तों बचपन में ही इसका वैक्सीनेशन दे दिया जाएगा, तो हमको फ्यूचर में जो है कभी वो बीमारी होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों दूसरा जो होता है वो वाटर और फूड से देखते हैं कि कैसे मतलब जो वाटर और फूड से ट्रांसमिट होते हैं उनको देखते हैं। कॉलरा देखते हैं, कॉलरा जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया से होता है, इसका जो ट्रांसमिशन जो होता है पानी और भोजन के द्वारा होता है, वाटर एंड फूड के द्वारा होता है। फिर जो होता है टाइफाइड जो होता है दोस्तों, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और ये भी जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है दोस्तों वाटर के थ्रू होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, या आप
एक दूषित वाटर जैसे पीते हैं या दूषित भोजन करते हैं उससे होता है। तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर क्या ले सकते हैं दोस्तों? रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? मेंटेन द पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। दोस्तों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, और आप सैनिटरी हैबिट, गुड सैनिटरी हैबिट्स का, जैसे कि बार बार हाथ धोना, ये सब आप करते रहेंगे। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, मतलब दोस्तों अच्छे से पका हुआ भोजन को खाना है। एंड ड्रिंक बॉयल वाटर, और क्या कर सकते हैं आप कि बॉयल किया हुआ पानी पी सकते हैं। फिर इसका भी जो है आप वैक्सीनेशन दिलवा दीजिए, फिर इससे रोकथाम हो जाएगा। फिर हेपेटाइटिस बी आता है दोस्तों। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो आदमी में जो होता है वो क्या होता है? वायरस के द्वारा होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो वाटर होता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर के लिए दोस्तों? ड्रिंक बॉयल ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर से होता है, तो आप गर्म पानी करके अगर पी रहे हैं तो बीमारी आपसे दूर रहेगी, ठीक है। और इसका भी जो है आप वैक्सीनेशन दिलवा दीजिए, वैक्सीनेशन जो है ये पड़ता है, ठीक है। फिर दोस्तों देखते हैं ये मलेरिया। फिर देखते हैं दोस्तों मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मलेरिया जो होता है एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ से होता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है मॉस्किटो होता है, यानी मच्छर से होता है दोस्तों ये, ठीक है। तो मच्छर ही हम नहीं पैदा होंगे, मच्छर को नहीं काटने देंगे तो हम मलेरिया से इजिली बच जाएंगे, ठीक है। यूज मॉस्किटो नेट एंड रिप्लेंट, मतलब दोस्तों ये आप क्या कर सकते हैं? मच्छरदानी एक होता है उसका यूज कर सकते हैं, या फिर ऑइंटमेंट आता है मच्छर, जो उस ऑइंटमेंट को आप लगा लेंगे तो मच्छर आपको नहीं काटेंगे। फिर आपको आता है स्प्रे भी आता है, जिससे कि आपको क्या कर सकते हैं कि मच्छर को मार देता है। कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दिस सराउंडिंग, और अपने आसपास में जो है आप क्या कर सकते हैं कि पानी को जमा ना होने दे। सबसे तो कारगर तरीका ये है कि अपने आसपास में जो है पानी को जमा ना होने दे, ठीक है, जिससे कि मच्छर पैदा ना हो। चलिए दोस्तों देखते हैं फिर कि एनिमल्स में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो एनिमल्स, देखते हैं कि जो जानवरों में जो है कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज पैदा करते हैं और कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सम ऑफ माइक्रो नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, दूसरे में भी हो सकते हैं। जो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, एंथ्रेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉल्ड बाई बैक्टीरियम। तो दोस्तों एंथ्रेक्स जो है ऐसा डिजीज है जो ह्यूमन और जो है कैटल में भी होता है, मतलब पशु में भी होता है। तो ये जो होता है, फिर आप देख फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है कैटल जो होता है बाई वायरस से होता है। तो रॉबर्ट कोच जो है 1876 में डिस्कवर किए थे बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्राइसिस, जिससे कि एंथ्रेक्स जो होता है डिजीज होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि एनिमल के द्वारा जो डिजीज होते हैं वो कैसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, ठीक है ना। तो टॉप पैथोजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर आपको कलवेज में जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। इकोलाई जो वायरस जो होता है, इकोलाई जो होता है इसके द्वारा होता है। फिर रेप्टाइल्स में जो होते हैं सेलोमेनेला होते हैं, ठीक है ना। बेबी चिक्स एंड डकलिंग में, जैसे कि मुर्गा मुर्गी, ये सब में जो होता है वो होता है सैल्मोनेला के द्वारा होता है। एडल्ट पोल्ट्री में जो होता है वो कैम्पिलोबैक्टर होता है, ठीक है ना। पपीज मतलब ये जो है कुत्ते बिल्ली में जो होते हैं वो कैम्पिलोबैक्टर के द्वारा होते हैं, ठीक है। डिजीज, ये डिजीज है। फिर देखते हैं कि प्लांट में कौन कौन से डिजीज होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज इन द प्लांट सच एज व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट में भी डिजीज उत्पन्न करते हैं। और वो जैसे कि हम का जो प्लांट होता है, गेहूं का हो गया, चावल का हो गया, आलू का हो गया, शुगर केन गन्ना का हो गया, फिर ऑरेंज का हो गया, एप्पल का हो गया, और भी बहुत सारे जो है जिनमें होता है। दिस डिजीज रिड्यूसेज द यील्ड ऑफ क्रॉप। ये डिजीज जो क्या करते हैं कि क्रॉप के ग्रोथ को ही रोक देते हैं, ठीक है। तो फिर इनको दे कैन बी कंट्रोल बाय द यूजिंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स। इनको जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ केमिकल्स और पेस्टिसाइड द्वारा, जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं। विच किल द माइक्रोब्स, जो कि माइक्रोब को क्या करते हैं? मार देते हैं। विच अफेक्ट द यील्ड ऑफ द क्रॉप, जो कि हमारे पौधों को अफेक्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि मतलब
प्लांट में जो होते हैं कौन कौन से डिजीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा और उनका ट्रांसमिशन क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, जो प्लांट में जो डिजीज होता है वो सिट्रस कैंकर एक डिजीज होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो एयर होता है। फिर देखते हैं दोस्तों, जो गेहूं में जो रस्ट लग जाता है, ये दोस्तों, ये जो देखिए दोस्तों, ये जो छेद छेद से एक दिख रहा है काला काला धब्बा, ये यही होता है सिट्रस कैंकर, ठीक है। नींबू वगैरह में होता है, ठीक है, ज़्यादातर, और भी बहुत सारे प्लांट में होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो होता है ना, यही है सिट्रस कैंकर डिजीज, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है और ये एयर में फैलता है दोस्तों, देखिए। फिर आपको रस्ट ऑफ हीट, हीट में जो आपको रस्ट लग जाता है, जैसे धब्बा धब्बा से लग जाता है और नहीं होता है, पीला पीला सा हो जाता है, और जो हमारे गेहूं के जो पैदावार जो है सूख जाता है। ये जो होता है दोस्तों फंगी के कारण होता है, और इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो किस में, एयर में होता है या बीज के द्वारा होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी होता है एक बीमारी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये वायरस से होता है प्लांट में, और इसका जो है ट्रांसमिशन जो होता है वो इंसेक्ट के द्वारा होता है दोस्तों। जैसे कि टिड्डे वगैरह लेके जाएंगे तो उनसे हो जाएगा, इंसेक्ट वगैरह के द्वारा, कीड़े मकोड़े के द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि पूरा जो ये पत्ता जो देखिए क्या हो गया, पूरा पीला हो गया है, ठीक है। और तो इसलिए बाकी सब देखिए ये हरा है लेकिन ये पीला हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। ये जो है दोस्तों बहुत सारे पेड़ पौधे में हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फूड पॉइजनिंग, जो कि हम जानते हैं कि फूड जो है हमारे लिए क्या है, फूड जो हमारे लिए एनर्जी देता है, एनर्जी का काम करता है, लेकिन ये भी पॉइजन हो सकता है, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं फूड पॉइजनिंग में क्या क्या मतलब होता है। फूड पॉइजनिंग इज इन ह्यूमन could be due to consumption spoiled food by some microorganism। मतलब कुछ अगर एक मतलब फूड जो है क्या करेंगे, माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर उसको खराब कर चुके हैं, अगर आप उस फूड को खा लेते हैं तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है ना। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूसेज टॉक्सिक सब्सटेंस एंड मेक फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस डिजीज। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है दोस्तों कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड पर ग्रो करते हैं और उसमें क्या करते हैं दोस्तों, टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, टॉक्सिक पदार्थ जो है उत्पन्न करते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, पॉइजनिंग बनाते हैं, जो कि हम ये सीरियस डिजीज का कारण होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड, प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग एक्सपायर्ड बाय द माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों कि हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक्सपायर होने, अपने फूड को एक्सपायर होने से, आप फूड को ख़राब होने से बचा सके माइक्रोऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों फूड प्रिजर्वेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल और फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं क्या करते हैं, हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। स्पॉइल फूड इमिट बैड स्मेल, स्पॉइल जो फूड खराब हो जाते हैं वो क्या करते हैं, बैड स्मेल देते हैं। हैज बैड टेस्ट, उनका जो टेस्ट भी होता है खराब। इवन इन चेंज कलर, उनका जो कलर भी होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों सम कॉमन मेथड टू प्रिजर्व फूड इन आवर होम्स, जैसे कि हम कुछ मेथड देखते हैं जिससे कि हम क्या करते हैं, फूड को जो है कई कई दिनों तक या फिर कुछ समय तक हम मतलब दूषित होने से बचा लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या करते हैं दोस्तों, कुछ केमिकल मेथड होते हैं दोस्तों। कॉमन साल्ट जैसे यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, शुगर यूज करते हैं, ऑयल एंड विनेगर यूज करते हैं। फिर कुछ फिजिकल मेथड भी होते हैं, चिलिंग एंड फ्रीजिंग यूज करते हैं दोस्तों। हीट एंड टेम्परेचर यूज करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। कैनिंग करते हैं एंड ड्राइंग करते हैं। चलिए बारी बारी से देखते हैं दोस्तों कि हम क्या क्या करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को सुरक्षित रखने के लिए। तो जो सबसे पहला जो मेथड होता है दोस्तों, केमिकल मेथड होता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, केमिकल मेथड में क्या किया जाता है, प्रिजर्वेटिव लाइक साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, मतलब साल्ट और एडिबल ऑयल्स को क्या करते हैं, आर कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को चेक करने के लिए हम कॉमन साल्ट और एडिबल सॉइल का यूज करते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल, हम क्या करते हैं अचार में जो है, जो पिकल्स जो होते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं एसिड या साल्ट को जो है क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं टू प्रिवेंट अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जिससे कि है माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें
अटैक नहीं कर पाते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट जो होता है दोस्तों, हम सामान्यतः प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। विच इज यूज इन जैम एंड स्क्वैश टू चेक दियर स्पेलिश। जैम और स्क्वैश को हम अगर चेक करने के लिए कि ये खराब हुआ है कि नहीं, उसमें क्या क्या हम देखते हैं दोस्तों, क्या क्या हम प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। फिर हम देखते हैं दोस्तों कॉमन सॉल्ट के द्वारा हम कैसे मतलब फूड को बचा सकते हैं। टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज, मतलब जो है हम मीट और फिश को बचाने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं। मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मीट और फिश जो होता है उसको क्या करते हैं, कवर कर देते हैं ड्राई सॉल्ट से, इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए, ठीक है। फिर साल्टिंग जैसे टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टमारिंड। दोस्तों साल्टिंग जो होता है, जैसे नमक हम डाल के क्या करते हैं, आंवला को प्रिजर्व करते हैं, रॉ मैंगोज को, कच्चे आम को, और टमारिंड को भी यूज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। फिर देखते हैं प्रिजर्व बाय शुगर। शुगर के द्वारा हम कैसे मतलब भोजन को सुरक्षित रखते हैं। तो ये दोस्तों देखते हैं, शुगर इज यूज फॉर प्रिजर्विंग जैम। जैम के लिए हम जो है शुगर डालते हैं जैम में, चेलेज में, स्क्वैश में, सॉस में डालते हैं। शुगर का यूज हम दोस्तों जैम, जेलीज एंड सॉस को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। इट रिड्यूसेज, शुगर क्या करता है दोस्तों, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ना, उसको क्या करता है, मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देता है, ठीक है ना। जिससे कि क्या होता है, बैक्टीरिया में जो होता है दोस्तों, मॉइस्चर जो यहाँ पे होता है उस वहीं पे ज़्यादा मतलब ग्रो करते हैं। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। शुगर डालने से मॉइस्चर कम हो गया, जिससे बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाए और हमारा जो है फूड जो है, भोजन जो है वह खराब होने से बच जाता है। फिर दोस्तों देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। अब जैसे कि मतलब ऑयल और विनेगर का कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं दोस्तों अचार को बचाने के लिए, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ पिकल बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन इन्वायरमेंट। तो ये क्या दोस्तों, अगर हम ऑयल डाल देंगे तो उस इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया जो है वो रह ही नहीं पाएगा, इसलिए हमारा जो है क्या होता है, बच जाता है, ठीक है। फूड जो है बच जाता है। वेजिटेबल, फ्रूट, फिश एंड मीट आर ऑफ्टन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। बहुत सारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट है, फिश है, मीट जो है, उसको जो हम इस मेथड से क्या करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं। फिर देखते हैं हॉट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं, फूड को जो है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे मिल्क को जो बॉयल करते हैं तो उसमें क्या क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो मर जाते हैं। आफ्टर दैट वी स्टोर और यूज, इसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और यूज करते हैं। तो और जो है उसके बाद में देखते हैं वी कीप आवर फूड इन रेफ्रिजरेटर। हम अपने फूड को जो है रेफ्रिजरेटर में रख के भी यूज करते हैं। उसमें कि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है दोस्तों कि लो टेम्परेचर के कारण जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो होता है वो ग्रोथ नहीं हो पाता है, जिससे हमारा फूड खराब नहीं होता है। फिर आप देखते हैं पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी टेकन विदाउट बॉइलिंग इट। पास्चराइज्ड मिल्क जो है हम लोग दे सकते हैं बिना बॉयल किए हुए। इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब। ये जो होता है वो क्या होता है, हार्मफुल माइक्रोब जो है, जो मतलब हानिकारक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उससे फ्री होता है, मतलब उसमें नहीं होता है। तो मिल्क को क्या किया जाता है, पाश्चुरीकरण के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 to 30 सेकेंड। 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है मिल्क को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर, उसके बाद में क्या किया जाता है, तुरंत ठंडा किया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है। बाय डूइंग सो दिस प्रोसेस प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ग्रोथ को हम रोक देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो दूध जो होता है वो खराब नहीं होता है, लंबे लंबे टाइम तक टिक जाता है। आप देखते हैं कि पैकेट का दूध जो आता है वो बहुत बहुत टाइम तक मतलब उसी तरह से रहता है, खराब नहीं होता है। दिस प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इस प्रोसेस को जो है किसने डिस्कवर किया था, लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, और इसको जो है पाश्चुरीकरण कहा जाता है, पाश्चराइजेशन कहा जाता है। स्टोरेज एंड पैकिंग। माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड को जो है मतलब स्पॉइल ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोरेज एंड पैकिंग का भी यूज किया जाता है। ड्राई फ्रूट एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ड्राई
फ्रूट जो होते हैं, ये हमको जो मतलब मार्केट में आजकल देखिए बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट हुए, इवन वेजिटेबल भी हुआ, वो क्या होता है पैकेट में मिलते हैं। पैकेट में क्या होता है, टाइट पैकेट जो होता है उसमें क्या होता है माइक्रो अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे कि हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो है आप जिसे देखते हैं कि 70% जो है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आप देखते हैं कि मतलब इसका जो है परसेंटेज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो इसी को जो हम क्या कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्रिया जो कहते हैं। ठीक है, कैसे नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण होता है इसको देखते हैं। तो इसमें जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है राइजोबियम इज इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिगामेंट्स ऑफ प्लांट के जो है लिगामेंटस में जो होता है क्या होता है, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, और उस नाइट्रोजन को होता है क्या कहते हैं प्लांट यूज कर लेते हैं, और प्लांट के द्वारा जो यूज किया जाता है उससे जो फल फलता है वो क्या करते हैं आदमी यूज कर लेता है, हम लोग यूज कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी, और फिर एनिमल्स यूज कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग को नाइट्रोजन जो होता है इनडायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, फिर हम लोग जब मरते हैं तो क्या होता है कि इंसेक्ट वगैरह जो है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करते हैं हमारे से नाइट्रोजन जो है क्या करते हैं इसी करते हैं, और नाइट्रस ऑक्साइड बना के उसको क्या करते हैं कि फिर नाइट्रोजन को है जो आपको एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। नाइट्रोजन also गेट फिक्स थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटिंग के द्वारा भी हम नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, बट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन एटमॉस्फेयर। लेकिन नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। वहीं दोस्तों नाइट्रोजन साइकिल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। मतलब दोस्तों प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो जो है क्या होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है 78% है, उसको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गाई, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं और कुछ एल्गाई जो होते हैं प्रेजेंट इन दिस सॉइल फिक्स नाइट्रोजन, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से जो है वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो क्या करते हैं नाइट्रोजन को लेते हैं एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, और इसको क्या करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जब वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड, जब एक बार नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है यूज करने वाले कंपाउंड के रूप में, तो इट कैन बी यूटिलाइज बाई प्लांट। तो इसको क्या करते हैं प्लांट जो है अपने रूट्स के द्वारा जो है मिट्टी से वो अपने रूट्स के सिस्टम के द्वारा जो है उस नाइट्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो नाइट्रोजन होता है दोस्तों, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन जो है उसके बाद में है क्या करते हैं प्लांट सिंथेसिस और अदर कंपाउंड के द्वारा जो है ले लिए जाते हैं, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस में इसका यूज कर लेता है। फिर जो दोस्तों एनिमल्स जो है फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो फिर एनिमल्स तो क्या करते हैं कि जो प्लांट होते हैं उनसे नाइट्रोजन कौन लेता है, एनिमल्स लेते हैं, फल फ्रूट बीज अनाज के रूप में जो है हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड लेते हैं दोस्तों, हम लोग नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब प्लांट और एनिमल जो मरते हैं डाई होते हैं खत्म हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन दिस सॉइल, बैक्टीरिया और फंगी जो बोलते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वही नाइट्रोजन को लेते भी हैं दोस्तों लास्ट में। तो क्या करते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी जो वो मिट्टी में रहते हैं वो क्या करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं हमारे शरीर से निकाल कर नाइट्रोजन कंपाउंड में ये करते हैं, और ये जो है साइकिल चलता रहता है, इसी को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। और इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो स्थिरीकरण के रूप में रहता है, नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है फिक्स होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये डिकम्पोजर जो है यही होते हैं जो बैक्टीरिया और फंगी वगैरह होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनसे कौन लिया, इनको क्या कहे नाइट्रोजन का है कंपाउंड में तोड़े। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड में तोड़े, उसके बाद में ये दोस्तों ये जो है प्लांट जो है अपने रूट के थ्रू जो है नाइट्रोजन को लिया और ये हरा हो गया। ठीक है, और इससे जो है ये चूहा लिया। ठीक है, इसमें जो फल वगैरह फरा उससे लिया, और फिर जब ये मरा तो क्या हुआ दोस्तों ये जो है फिर ये ले लिए। ठीक है, तो ऐसे करके नाइट्रोजन साइकिल दोस्तों ये हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल जो है हमारा पूरा होता है ऐसे करके। फिर इसी तरह दूसरा साइकिल देखेंगे तो ऐसे ही ये देखिए क्या इसमें क्या होता है, अमोनियम जो होता है अमोनियम NH4+ बनता है, फिर नाइट्रोजन, फिर नाइट्रेट्स बनता है,
फिर एसिमिलेशन होता है, फिर प्लांट यूज करते हैं, ऐसे करके चलते रहता है। फिर आप ये ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है प्लांट के द्वारा लिया गया, एलिमिनेट किया, मैं फिर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द एक्सकर्शन ऑफ डेथ बना, फिर कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल चला गया। फिर ये दोस्तों क्या हुआ, बैक्टीरिया ट्रांस इन कंपाउंड नाइट्रोजन वेस्ट इनटू नाइट्रोजन गैस, फिर एटमॉस्फेयर में इसको दे दी। फिर लाइटनिंग में फिर से नाइट्रोजन, फिर कंपाउंड नाइट्रोजन इसमें आया, फिर इसमें ऐसे ही चलता रहता है, और इस साइकिल दोस्तों चलता रहता है, इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, इसमें कुछ त्रुटि हो सकती है दोस्तों, लेकिन ये लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर आप यूपीएससी एसएससी बैंकिंग वगैरह किसी भी वनडे कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ना है उसमें, तो ये लेक्चर आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों इसको ज़रूर देखिए। ठीक है दोस्तों, मैं शशिभूषण कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बाय दोस्तों।